हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप पॉलिटिक्स पर। और नमस्ते, मैं हूं हिमांशु निर्बाण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान जो कि भारतीय सेना की आसाम रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है मेजर जनरल प्रदीप सिंह बहल। प्रदीप सर ने इंडियन आर्मी 1984 के अंदर ज्वाइन करी थी और ये एज अ मेजर जनरल रिटायर हुए हैं 2021 में। अपनी सर्विसेज के दौरान सर ने काफ़ी सारे इंडिया के काफ़ी सारे जगह पर अपनी सर्विसेज दी हैं। और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर पोस्टेड रहे हैं। और इन्हें जो नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट एरियाज हैं और जो म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना से जो लगता हुआ बॉर्डर है उसका बहुत ही एक्सटेंसिव इन्हें नॉलेज है। और प्रदीप सर जो है सेकंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं अपनी फैमिली से। इनके फादर भी आसाम रेजिमेंट के अंदर ही सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा सर जो है यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी रह चुके हैं, जिसमें 92 से 93 तक ये मोजाम्बिक के अंदर पोस्टेड रहे थे एज अ कैप्टन। और इन्होंने 9/11 का जो अटैक हुआ था उस टाइम जो है न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे भी इन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी 2002 से 2003 तक। इसके अलावा सर को इनकी सर्विसेज के लिए 4 टाइम्स चीफ ऑफ आर्मी जो है साइटेशन अवार्ड जो है नॉमिनेट ये उसके लिए हो चुके हैं। इसके अलावा आज हम इनसे आज बात करेंगे सर से जो म्यांमार के अंदर जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है और उसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पे और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके ऊपर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। जी, तो दर्शकों, आज हम सर से बात करेंगे कि जो म्यांमार के अंदर जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो एक मिलिट्री कूप हुआ है जिसके अंदर जो वहाँ के मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने अपने आप को हाल के दिनों में प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया है। और जो आंग सान सू की जो वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर थी उनकी सरकार का तख्ता पलट करते हुए उन्होंने वहाँ पे सैन्य शासन लागू कर दिया। सैन्य शासन लागू करने के बाद में जो वहाँ के जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं उसमें अभी तक 1,000 से ज़्यादा जो वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनकी जान जा चुकी है। इसके अलावा जो काफ़ी सारे जो रेबल ग्रुप्स हैं जो म्यांमार के अंदर ऑपरेट करते हैं, जैसे नॉर्थ रखाइन स्टेट के अंदर है और जो थाईलैंड से लगती बॉर्डर है, वो वापस से एक्टिव हो चुके हैं आर्मी के खिलाफ। तो आज इन्हीं सब बातों पे हम आज सर से चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। और हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि म्यांमार में अगर पॉलिटिकल क्राइसिस गहराता है तो इसका पूरे इस एशियन पैसिफिक रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और खासतौर पर भारत में। तो सर मेरा आपसे सर पहला सवाल ये है कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो ये सब जो करंट क्राइसिस है म्यांमार में सर इसकी उत्पन्न कैसे हुआ, ये इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई सर, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं। म्यांमार जो है आपको मालूम है कि पहले इसे बर्मा कहा जाता था। जी जब ये बर्मा था तो मोस्टली यहाँ पे मिलिट्री रूल लगा रहता था। तो 1969 से लेकर जब तक ऑंग सान सू ची अपनी इलेक्ट नहीं हुई तब तक ये मिलिट्री रूल के अंदर रहा। और आपको मालूम है कि ऑंग सान सू ची जो है उनके फादर भी एक जनरल थे जो मिलिट्री रूलर थे वहाँ के। और इन्होंने बाहर इंडिया में और विदेश में जाके पढ़ाई की और उन्होंने जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये मिलिट्री रूल जो है ये म्यांमार के लिए ठीक नहीं है। तो तब उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी उनको महसूस हुआ और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक पार्टी को लाने का इच्छा दिखाई और उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिली और वो पावर में आई। जब से वो पावर में आई तो मिलिट्री जो है मिलिट्री ने अपना जो वहाँ होल्ड है उसको जमा के रखा। उनकी कम से कम 25 सीट्स जो हैं उन्होंने इंश्योर की कि उनके हाथ में 25% सीट्स उनके हाथ में हमेशा रहें। और डिफेंस और होम और सिक्योरिटी जितना एस्पेक्ट्स है वो उन्होंने मिलिट्री ने अपने हाथ में शुरू से ही रखा है, जो जितनी मिनिस्ट्रीज हैं। कहने का मतलब ये है कि मिलिट्री का होल्ड जो म्यांमार के ऊपर है वो हमेशा रहा है। तो जब ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पावर में आई ऑंग सान सू ची के साथ, तो जो उनके कमांडर इन चीफ जो आर्मी के कमांडर इन चीफ हैं वो हमेशा अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन उनके मन में थी कि उन्होंने पॉलिटिकल एम्बिशन अपनी हासिल करनी है, उन्होंने रूलर बनना है। तो ये फीलर्स जो हैं इलेक्शन जो कि लास्ट ईयर 2020 में नवंबर में हुई हैं उससे पहले से ही आनी शुरू हो गई थी कि ये अपना कुछ ना कुछ
पॉलिटिकल एजेंडा अपना पूरा करना चाहेंगे। जब इलेक्शंस हुई तो ऑंग सान सू की की पार्टी जो है एनएलडी, वो फिर पावर में आ गई। इन्होंने सोचा था कि ये पावर में आ जाएंगे, ये हुआ नहीं। जब ये नहीं हुआ तो मिलिट्री को पर लाने के लिए और खुद अपनी एम्बिशन को पूरी करने के लिए ये म्यांमार में 1 फरवरी से कू किया गया, उन्होंने कराया और ऑंग सान सू की को अभी डिटेंशन में रखा है और बड़े छोटे छोटे चार्जेस के ऊपर इन्हें डिटेन किया गया है। जैसे ही ये हुआ तो म्यांमार में एक रिबेलियन सा हो गया पब्लिक में कि ये क्या कर दिया। तो अभी देयर आर लॉट ऑफ राइट्स होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे। और प्रोटेस्ट और राइट्स के बीच में सारे पढ़े लिखे लोग जैसे कि टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब शामिल हैं। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स और राइटियर्स जितने भी हैं, कुछ पुलिस वाले भी हैं जो इनमें शामिल हैं, उनके अगेंस्ट आर्मी ने काफी क्रैकडाउन किया। और जैसे कि आपने बताया कि कम से कम अभी फायरिंग्स में अबाउट 1000 तकरीबन डेथ्स हो चुकी हैं। इसको काफी वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन दी गई है, पूरे देशों ने इसे कंडेम किया है ये कू को। और जो मिलिट्री लीडर हैं, कमांडर इन चीफ मिन ऑन्ग लियांग, इनके ऊपर काफी प्रेशर आया है। मगर ये काफी अंडे हुए जैसे बोलते हैं हम लोग कर्मचारी हैं और ये अपने पावर में रहना चाहते हैं। ये पावर इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। इन्होंने पहले बताया कि हम 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शंस कराएंगे, फेयर एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जो पिछली इलेक्शंस हुई है पूरी रिग्ड थी। अगर अभी सडनली 1 अगस्त को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं इलेक्शंस कराऊंगा, मगर अगस्त 2023 में कराऊंगा, तो मतलब जहां 1 साल का टाइम दिया था, अभी इन्होंने 2.5 साल का टाइम ले लिया और 2.5 साल में पावर रहने का अपना ये मकसद पूरा करने का इरादा रखा है। जी, तो सर मेरा सर आपसे इसी बात पे सर एक अगला सवाल ये है कि आपने से बताया कि अभी पूरा पावर शेयरिंग कूप है मिलिट्री का, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो मिलिट्री जुंटा है, इन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर किस कारण किया है सर? देखिए, जो ये म्यांमार की जैसे ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी की, ये रीजनल बेस्ड है। ये रीजनल बेस्ड है और आर्मी का, और आपको मालूम है म्यांमार काफी एक जंगल वाला इलाका है, काफी डेंस इलाका है और पॉपुलेशन कमती है। तो इनका होल्ड, जो मिलिट्री का होल्ड है, जो रिमोट एरियाज में, और साथ ही साथ इधर आपको पता है कि काफी ग्रुप्स हैं, जैसे कि आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमेशा लड़ते आए और उन्होंने अपना अलग इलाका मांगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंसर्जेंसी विद इन म्यांमार। तो उस चक्कर में मिलिट्री का होल्ड पूरे म्यांमार में, और ये म्यांमार के ऊपर होल्ड छोड़ना ही नहीं चाहते। तो इसलिए इनके लिए बहुत आसान था ये कू करना, इतना मुश्किल काम नहीं था। तो सर आप क्या मानते हैं कि जो म्यांमार का जो सर डिस्टेबलाइज होने का जो तरीका है, उससे क्या सर भारत के ऊपर सर क्या क्राइसिस होगी सर? क्या आप क्या मानते हैं कि जो एक रेफ्यूजी क्राइसिस है, क्या उसके बढ़ने की संभावना है फ्यूचर में भारत के ऊपर? देखिए, रेफ्यूजी क्राइसिस तो एक क्राइसिस है जो अभी हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ दी जो प्रेशर इनकी म्यांमार की आर्मी ने लगाया और किलिंग्स की, फायरिंग्स की आम लोगों के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो कम से कम अबाउट 10,000 रेफ्यूजीज तो ऑलरेडी आ चुके हैं अपने स्टेट्स में। आपको मालूम है कि इंडिया के 4 स्टेट्स का बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है। अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर का है,
फिर उसके बाद नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है और मिजोरम आता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है उसके थ्रू से भी हमारे काफी इंसिडेंट्स आते जाते रहते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये जो बॉर्डर है तकरीबन 1600 किलोमीटर, 1634 किलोमीटर का, 1534 किलोमीटर का, ये 4 स्टेट्स के साथ लगता है। तो रेफ्यूजीज जो हैं वो मिजोरम, जिसका बॉर्डर है 510 किलोमीटर, जो सबसे नीचे मिजोरम जो स्टेट आता है, उधर से पार होके हमारे स्टेट के अंदर आके बैठ चुके हैं। अब क्या है कि प्रेशर मिजोरम पे भी है और मणिपुर पे भी है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काफी क्लियर कट डायरेक्शंस दी हैं स्टेट्स को कि आप इनको रेफ्यूजीज को दाखिल नहीं करेंगे, अपने स्टेट अपने बॉर्डर के अक्रॉस नहीं आने देंगे। मगर वी हैव समथिंग कॉल्ड अ फ्री मूव रेजिम, FMR। FMR के तहत 16 किलोमीटर्स अपने लोग, भारत के जो देशवासी हैं वो म्यांमार में जा सकते हैं, और म्यांमार के लोग 16 किलोमीटर हमारे इस तरफ आ सकते हैं। सो देयर इज अ फ्री मूव रेजिम जो आजकल सस्पेंड हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड, नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल दिस थिंग, बिकॉज ऑफ कोविड। सो आना जाना तो रहता ही है, शादियां भी हो चुकी हैं, आप आसपास लोग शादी करते हैं, सेम एथनिसिटी है, तो वो वहां के लोग हमारी तरफ आके बस चुके हैं। अभी हमारे लोग जैसे मिजोरम स्टेट है, वो बोलता है, चीफ मिनिस्टर बोलता है, मिस्टर जोरमथांगा, उन्होंने कहा है कि भाई ये हमारे भाई बंधु हैं, म्यांमारीज बेशक है मगर हमारे खानदानी हैं, तो हम इनको कैसे ना आने दें। तो आई विल सपोर्ट देम। दिस इज इन कॉन्ट्रोवेंशन टू व्हाट द ऑर्डर्स आर MHA के, बट ये हालत है। तो ये तो एक प्रेशर है। दूसरा प्रेशर है जो हमारे इंडियन इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं जो म्यांमार में रहते हैं। हमारे जो जैसे उल्फा हो गया, में जैसे उल्फा है, NSCN-K है नागालैंड का, KIM, ये सब इनके मणिपुर के जितने ग्रुप्स हैं, ये सारे इनके बेसिस जो है म्यांमार में, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो इंसिडेंट ग्रुप्स हैं। तो ये लोग जो है पहले देवर अंडर प्रेशर, म्यांमार आर्मी इनके अगेंस्ट एक्शन लेती थी। अब कि म्यांमार आर्मी थोड़ी अपने बीच में बिजी हो गई, अपने स्टेट में बिजी हो गई, तो इनके ऊपर प्रेशर कम आया होगा और आएगा, और ये हमारी तरफ और एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो ऐसे करके फिर साथ में चाइनीज का एंगल भी है। आपको मालूम होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे पाकिस्तान के थ्रू CPEC चलता है, म्यांमार के थ्रू CIMEC चलता है। जो CIMEC है यूनान से शुरू होके एक पोर्ट है चाकफू पोर्ट जो चाइना ने बनाया है, उसको कनेक्ट करता है ये CIMEC कॉरिडोर। उसमें ऑयल और नेचुरल गैस की पाइपलाइन ऑलरेडी फंक्शनल है, चाइना अपना गैस और ऑयल वहां से चाकफू से लेके जाता है यूनान तक थ्रू म्यांमार। तो ये कॉरिडोर के साथ इनका अभी प्लान है रेल और रोड बनाने का, और साथ में SEZ वगैरह बनाएंगे। What I'm trying to say is कि इसका इफेक्ट बहुत डायमेंशंस में होगा। फिर हमारा एक प्रोजेक्ट है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि सी का रूट लेकर कलकत्ता से सी का रूट लेके सितवे पोर्ट पर आता है, फिर सितवे पोर्ट से नदी से ऊपर आएगा एक पॉइंट तक, फिर उसके बाद रोड से हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा मिजोरम के थ्रू इनटू इंडिया। दिस इज अ शॉर्टर रूट। All these things will get affected as far as India is concerned. साथ ही साथ म्यांमार आर्मी और इंडियन आर्मी ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी करती थी, तो अभी उसके ऊपर क्या असर है वो भी देखना पड़ेगा। So there will be a multi-dimensional effect on the Indian
story. जी, तो सर आपने से पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया कि चाइना और म्यांमार के बारे में और इंडिया के रोडवेज नेटवर्क्स के बारे में। तो सर मेरा आपसे सर इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि सर आप क्या मानते हैं कि जो इंडिया है उसको सर क्या रोल निभाना चाहिए म्यांमार के क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए? देखो ये बड़ा कठिन सवाल है इंडिया के लिए। जी, इसमें इस इंडिया जो है हमेशा इसमें बैलेंसिंग एक्ट प्ले करता है। हम्म, रोहिंग्या क्राइसिस है, जो रोहिंग्यास की प्रॉब्लम है बिटवीन बांग्लादेश के पास जितने रिफ्यूजीज गए हैं, अबाउट 7 लाख रिफ्यूजीज आर इन बांग्लादेश। जी, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है मुस्लिम्स के ऊपर, रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर इन म्यांमार, उसके ऊपर भी हमको इंडिया को बड़ा एक टैक्टफुल रोल प्ले करना पड़ता है। म्यांमार आर्मी के साथ शुरू से इंडियन आर्मी और इंडिया गवर्नमेंट के ताल्लुकात ठीक रहे हैं म्यांमार के साथ। और म्यांमार हमारे लिए बहुत डेलिकेट है। ये इट इज अ मेजर कंट्री एज फार एज आर ईस्ट एशिया पॉलिसी इज कंसर्न, क्योंकि हमारा रास्ता पूरा जो है एशियन हाईवे हो गया या ट्राइलेटरल हाईवे हो गया, ये म्यांमार के थ्रू थाईलैंड जाते हैं। तो जब when we are looking at the overall grand picture, Myanmar is extremely important to us. जी सर। As far as India is concerned, our stand on this is कि भाई stop your violence, stop अपना violence कम कीजिए, ये मारपिटाई कम कीजिए, पीसफुली अपना रिजॉल्व करो, जो भी प्रॉब्लम है इलेक्शंस कराइए और let the people stay peacefully. Because it is in our economic interest and even in our cultural and social interest के यहाँ में पीस रहे। तो रोल प्ले जो है इंडिया का is to moderate the whole thing and जो आसियान है, जी सर। आसियान ने लीड ले रखी है, उसको उनके थ्रू जो ASEAN+6 में इंडिया भी शामिल है, ASEAN+6 जो है उसमें इंडिया शामिल है, तो उसके थ्रू इन्फ्लुएंस करे हर एक कंट्रीज को कि म्यांमार के ऊपर थोड़ा प्रेशर लाया जाए ताकि वो पीस उधर हो। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो सर म्यांमार के जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने अपने आप को ही क्यों प्राइम मिनिस्टर घोषित किया? वो किसी और को भी सर प्राइम मिनिस्टर घोषित कर सकते थे अपनी जगह पे सर, उसके बारे में कुछ हमारे को बताया सर। ये जैसे मैंने शुरू में बताया, ये उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी और ये हमें शुरू से ही काफी इंडिकेटर्स थे कि ये इनका रिटायरमेंट आ चुका है, ये इलेक्शन में खड़े होंगे और ये इलेक्शन खड़े होंगे तो he will be opposite to in the opposition, he will support the opposition party। तो वही उन्होंने किया है। अपने आप को प्राइम मिनिस्टर घोषित करना अकिन टू जब मुशर्रफ फौज छोड़ के, प्रेसिडेंट मुशर्रफ पाकिस्तान में फौज छोड़ के खुद अपने आप को उन्होंने बोला भी मैं फौजी नहीं हूँ, मैं प्रेसिडेंट। You remember, if you go back, there was a stage when he was saying he had become the dictator. Then he said, no, I am now the president. And he appointed somebody else as the chief. So now it is something similar to that. कि I want to, मेरी political जो ambition थी वो मैं पूरी करना चाहता हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं है। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो सर म्यांमार की जो क्राइसिस है उसमें सर जो जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे, तो आप क्या मानते हैं जो इंसर्जेंट्स हैं म्यांमार के अंदर जो सर जो है सर उनका क्या डिस्टेबलाइज म्यांमार में स्ट्रॉन्गर होना पहले से ज़्यादा ये क्या आने वाले टाइम पे पॉसिबल है? इसके बारे में सर कुछ बताएं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हो रहा है कि जो जैसे ये इंसर्जेंट्स थे, जितने भी आर्म्ड ग्रुप्स थे, एक्सट्रीमिस्ट आर्म्ड ग्रुप्स थे म्यांमार में, वो दे वर अगेंस्ट म्यांमार आर्मी। फिर उसमें बीच में there was some agreement called the Panglong Agreement, where they were trying to come together and peace was coming। तो peace होने लगी थी कि हम ग्रुप्स जो हैं we will not, अभी हम गड़बड़ नहीं करेंगे, हम शांति के साथ अपने इसमें रहेंगे। तो वो चल रहा था, कहानी चल रही थी। अब
अब क्या हो गया और होगा, ये जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ये फिर दोबारा म्यांमार आर्मी के साथ मुठभेड़ करेंगे। भाई उनके पास हथियार तो सब है ही है। जी सर। अब ये प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करेंगे और जो आर्मी है वो भी इनके साथ मिलेगी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अगर कंट्रोल नहीं हुआ, अगर ये प्रेजेंटली सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई और आसियान के जो इफेक्ट नहीं होता है, तो दिस बिफोर इट गोज इनटू अ सिविल वॉर वी शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये अभी वायलेंस इंक्रीज करेगा, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी और डिस्टेबलाइज ज्यादा होगा और उसका इफेक्ट थाईलैंड पे, हम पे, सब पे पड़ेगा। जी सर। तो सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए। और सर उम्मीद है जब आपसे अगली बार मुलाकात होगी तो सर एक नए टॉपिक पे नई चीज़ों से डिस्कशन होगा। तब तक के सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। Thank you. I hope I have been of value. Thank you. थैंक यू सर।